हेलो, नमस्कार भाई। मैं अवधेश सर, यूट्यूब चैनल अवधेश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग फिर से एक बार ग्रुप डी के तैयारी में भिड़ गए हैं। आज के लिए फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसको आप लोग देखिए और समझिए, कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। सर, जितना भी क्वेश्चन कल मैं बताया था आप लोग देखवे किए हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी कुछ उत्साह बना हुआ है कि अगर बच्चों अगर पढ़ रहे तो हम भी मेहनत करते रहे तो अच्छा लगता है। सर, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो हम भी मेहनत करते हैं तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा मेहनत काम आ रहा है। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि हमें भी ऊर्जा मिले। होता कुछ नहीं है सर, बस आप लोग अगर देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा तो थोड़ा सा मेहनत करने में हमें भी मन लगता है। तो चलिए, आज हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, उसको बनाते हैं हम लोग। कहता है, ए किसी काम को 1/3 भाग को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो दोनों साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए 1/3 भाग को 6 दिन में, 1/3 भाग को 6 दिन में, तो पूरा काम को 6 तिया 18 दिन में। बी उसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को, जो जिस काम को ये किया है उसी काम को बी कर देता है कई दिन में? 24 दिन में। तो सर यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 18 × 4 72 और 24 तिया 72। तो क्वेश्चन किया है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क तो 72 है, इसका क्षमता 4 है, इसका क्षमता 3 है। तो क्षमता कहने का मतलब होता है सर कि अगर ए काम करने के लिए जाता है तो वो 4 काम करेगा और बी काम करने के लिए जाता है तो 3 काम करेगा। तो दोनों आदमी अगर एक साथ काम करने के लिए जाएगा तो 4 और 3 7 काम करेगा। तो टोटल काम 72 है, जिसमें दोनों मिल करके 7 काम करेगा। तो पूरा काम करने में 10.2/7 दिन लगेगा और यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। कहता है, विनीता ने अपने मित्र के व्यवसाय में 10 लाख रुपया निवेश किया है। कहाँ, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है, 1 लाख रुपया निवेश किया है। 2 3 4 5 0 है। उसने उनकी पूंजी पर वार्षिक 25% अधिक राशि देने का वादा किया था। वो बोला था कि जितना भी आप पूंजी लगा करके व्यापार को शुरू कीजिएगा उसका 25% हमने देंगे, लेकिन वर्ष के अंत में सिर्फ 1.5 लाख रुपया की राशि दी गई। माने कि वो बोला था कि 25% हम देंगे, लेकिन सर साल भर के अंत में इसका 25% तो 25,000 होता है, लेकिन 25,000 माने कि 1.25 लाख ना दे करके वो 1.5 लाख रुपया दिया है। तो जहां 1 लाख देने के लिए वादा की थी वहां 1.5 लाख दे रही है। तो क्वेश्चन किया है कि बताइए विनीता को इस निवेश पर कितने प्रतिशत की आय हुई। तो विनीता ने पूंजी लगाई थी 1 लाख रुपया और मिला है उसको 1.5 लाख रुपया, तो 50,000 रुपया लाभ हुआ है। तो सर इसको बिना निकाले आप ऐसी सोच सकते हैं कि 50,000 रुपया अगर उसको ज़्यादा मिला है तो 1 लाख का 50% है, माने 1 लाख का आधा है। तो यही आप लोग से पूछा गया था कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो 1 लाख रुपया लगेबे की थी, 1.5 लाख रुपया मिल भी किया है उसको, तो 85,000 ने ज़्यादा मिला है, तो उसके पूंजी का आधे न मिला है। तो पूंजी का आधा माने कि पूंजी अगर अपने आप में 100% तो कर आधा 50%, और यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है कि 995 रुपया में एक शर्ट खरीदने के बाद एक्स ने उसे 20% लाभ पर बेच दिया है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है? सर आप लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लाभ का तुलना लाभ से, हानि का तुलना हानि से, नियत का तुलना नियत से, जाति का तुलना जाति से, ये सारा बात आप लोग को मालूम है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 995 रुपया, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से,
तो किताब कह रहा है कि क्रय मूल्य 995 रुपया है, और हम लोग अगर क्रय मूल्य कहेंगे तो 100 बोलेंगे। तो पूछा गया है कि 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ 120 से गुना हो जाएगा। अगर 20% हानि कहता तो 80 से गुना हो जाता। तो 20 छक 20 से और 20 पचे 100, फिर काटिए 5 से, 19 पचे 95 और 9 पचे 45, और इसको गुना कीजिएगा तो 9 छक 54, इकाई अंक में 4 यानी कि 1194 रुपया आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। 975 रुपया की धनराशि को 4% साधारण ब्याज पर 15 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो अर्जित ब्याज बताइए। ब्याज हम लोग से पूछा गया है। आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है, साधारण ब्याज कभी कम बेसी नहीं बढ़ता है। तो सर 4% ब्याज है और समय 15 साल है, ब्याज अगर 4% है, समय अगर 15 साल है, ब्याज का मतलब दर, तो सर टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो 60% मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्याज हमेशा बराबर बढ़ता है, साधारण ब्याज हमेशा बराबर बढ़ता है। फिर कह रहा है 975 रुपया मूलधन है, तो हम लोग जानते हैं कि मूलधन का तुलना मूलधन से, तब मूलधन अपने आप में 100% होता है सर। साधारण ब्याज में मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से और ब्याज निकालना है तो 60 से। यही अगर मिश्रधन कह देता तो 160 से हो जाता। तो काट देंगे इसको, तो 20 पचे 100 और 20 तिया 60, फिर कटेगा 19 पचे 95, 5 पचे 25 यानी 5 तिया 15, यानी कि गुना कीजिएगा तो 585 रुपया, और यही आपका दुलारा सा प्यारा सा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, कहता है एक तेल, यदि तेल के एक टीन में 66.2/3 लीटर तेल आता है, एगो बोतल है, इस बोतल में 66.2/3 लीटर तेल आता है। फिर कहता है जो ऐसे 31 टीन में कितने लीटर तेल आएगा, तो सिंपल है सर, 1 लीटर में 66.2/3 लीटर अगर आता है और ऐसने 31 गो है तो 31 से गुना कर देंगे। एगो में इतना आता है, अब ऐसने 31 गो है। अब बच्चा क्या करेगा कि इसको पूर्णांक तोड़ के गुना करेगा, नहीं सर, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। तो इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1911.2/3 लीटर, और यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। बहुत ही मजेदार प्रश्न है सर ये वाला, गौर से समझिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग सभी डेट में वो पूछा जाता है। कहता है कि एक संगीत एकेडमी है जिसमें 130 छात्र है टोटल, जिसमें वोकल, तबला, हारमोनियम परीक्षाओं के लिए बैठे हुए हैं। इनमें 25 ने वोकल और तबला लिया। 25 को लड़का ऐसा है, वोकल को भी मानते हैं, 25 लड़का ऐसा है जिसमें वोकल और तबला दोनों लिया है। 25 लड़का ऐसा है सर। फिर कहता है इनमें से 25 ने वोकल और तबला लिया, 20 ने तबला और हारमोनियम लिया। 20 ने हारमोनियम और तबला लिया। कितने लड़का? 20 को। फिर कहता है 15 ने वोकल और हारमोनियम लिया। 15 ने वोकल और हारमोनियम लिया। माने जितने भी लड़का है से सब दो संगीत चुन रहा है। वोकल हारमोनियम, वोकल तबला, तबला हारमोनियम, सब दो को चुन रहा है। आगे बढ़िए सर। कहता है केवल हारमोनियम, केवल तबला, केवल वोकल लेने वाले छात्र प्रत्येक में 20 थे। माने केवल वोकल ये भी 20 गो है, केवल हारमोनियम ये भी 20 गो है, और केवल तबला ये भी 20 गो है। केवल कहने का मतलब हुआ सर कि अगर तबला बजा रहा है तो तबला के अलावा और कोई दूसरा वाद्य यंत्र बजाना नहीं जानता है। अगर हारमोनियम बजा रहा है, हारमोनिया टेने वाला, तो अगर हारमोनियम अगर बजा रहा है, जरा हारमोनिया कहते हैं, हारमोनिया, तो हारमोनिया अगर जो बजा रहा है वो हारमोनिया के अलावा ढोलक, झाल, करताल ये सब बजाना नहीं जानता है। माने सिंगल एक ही चीज बजेबे करता है, वो स्पेशलिस्ट है एगो के लिए। जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, माने स्त्री की बीमारी खाली इलाज करता है वो मौगा डॉक्टर। अब कहता है
तो कितने छात्र में सभी तीनों परीक्षाओं दी? तो सर जरा सा गौर कीजिएगा, तो आप थोड़ा सा प्यार से सोचिए, इतना तो भगवान आपको बुद्धि दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गलती से आउट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग से पूछा है तीनों वाला, माने वोकल, तबला और हारमोनियम, ये तीनों होना चाहिए। तो आप सोचिए एकदम गधे की तरह, आदमी की तरह सोचिएगा तो बड़ी ज़्यादा सोच लीजिएगा आप, एकदम गधा की तरह सोचिए आप कि तीनों अगर हमको निकालना है तो टोटल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाला और टोटल 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाला अगर घटा दिया जाए तो बाकी जो विद्यार्थी बचेगा से तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला बचेगा। जरा सा गौर कीजिएगा, 1 गो वाला और 2 गो वाला घटाइए देंगे तो जे बचेगा से 3 गो वाला नहीं बचेगा, 1 गो वाला और 2 गो वाला अगर घटा देंगे, 1 वाला घटाइए दिए, 2 वाला घटाइए दिए, तो बाकी जो बच्चा बचेगा वो तीनों चीज पढ़ रहा होगा, तो तीनों चीज बजा रहा होगा, तो तीनों चीज गा रहा होगा। तो सर टोटल स्टूडेंट है 130, इसमें से अगर घटा दिया जाए 2 गो वाला तो 20 20 40 50 60 और 60 और 60 120, तो ये बाकी जो 10 गो बुतरू बच रहा है वो तीनों चीज बजा रहा होगा, वोकल भी, तबला भी, हारमोनियम भी, सब चीज बजा रहा होगा। तो यही इसका कंसेप्ट था सर कि टोटल 1 गो बजाने वाला और टोटल 2 गो बजाने वाला अगर घटा देते हैं तो बाकी जो बच्चा बचेगा से तीनों बजाने वाला बचेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए न, ज्यादा अगबकाई से कोई फायदा है। कहता है कि एक आयताकार मैदान है, 80 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है, अगर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो सर हम 3 फार्मूला लिख रहे हैं। यदि अंदर से रास्ता हो, अगर अंदर से रास्ता हो तो इसका फार्मूला होता है 2x इंटू L प्लस बी माइनस 2x। अगर दोनों दने से रास्ता हो, दोनों दने से मतलब नहीं समझे, ये आयताकार मैदान है, एनहियों से रास्ता है और एनहियों से रास्ता है। अगर दोनों दने से रास्ता हो, दोनों लिखते हैं समझ लीजिएगा, अगर दोनों दने से रास्ता हो तो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स होता है, लेकिन अगर बाहर से रास्ता हो तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होता है, जहां सर x बराबर रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, समझ गए बात को। तो कहता है कि एक आयताकार मैदान है, ऐसा एगो मैदान है आयताकार, ऐसा एक बाहर से रास्ता है ऐसे ऐसे, और इस मैदान की लंबाई दिल है 80 और चौड़ाई दिल है 50, तो कहता है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो सर बाहर से रास्ता है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूला पर आप कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप मान बैठा दीजिए। तो x का मान है 1, क्योंकि रास्ता 1 मीटर चौड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1, लंबाई 80 है, चौड़ाई 50 है, प्लस 2 गुना 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 माने कि 130, 132 और 132 दूनी 264, और यही आपका आंसर है। तो सर ये तीनों चीज याद रखिएगा, कभी कभी तीनों पर पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहता है अंडर रूट 1694 बटा वाट का स्थान पर x मान लेते हैं, प्लस 14 बराबर 25। कभी कभी सर आसान भी प्रश्न रहता है, तो हम सोचेगा जरा सभे बता देते हैं, देखते हैं। डेली तो हम थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन बताइए रहे थे, लेकिन आज सोचे कि सब बता देते हैं। तो जरा सा गौर से देखिएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये बच जाएगा अंडर रूट 1694 बटा x बराबर 11। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर कीजिएगा तो बच जाएगा 1694 बटा x बराबर 121। अब ऐसे यूनिट डिजिट मैच कीजिए ना, 14 बार में कट रहा है, तो x बराबर 14, और यही आपका दुलारा सा, प्यारा सा और कमीना भी, जो कह दीजिए वही इसके लिए कम है। अगला क्वेश्चन आइएगा। आज सर 30 के 30 पूरे प्रश्न है ये सेट में, और ये सेट चल रहा है आपका 26/11/2018 सेकेंड शिफ्ट का, और 30 प्रश्न है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4% ब्याज दर पर 750 रुपया लगाया और 5% ब्याज दर पर 700 रुपया उधार लेता है, और दोनों ने मिला करके 195 रुपया ब्याज दिया है, तो बताओ कि कितना रुपया लिया था। चलो ध्यान दीजिएगा सर, राशि सेम है, राशि सेम नहीं है, राशि अलग अलग है, समय दोनों के लिए सेम है।
तो यहां से हम लोग दो तरीके लगा सकते हैं। अगर समय अगर बराबर है तो साधारण ब्याज मूलधन और दर पे डिपेंड करता है। दर अगर बराबर रहता है तो साधारण ब्याज मूलधन और समय पे डिपेंड करता है, और मूलधन अगर बराबर रहता है तो साधारण ब्याज दर और समय पे डिपेंड करता है। तो चलिए जिसको जरा सा डिटेल देख लेते हैं। पहले लगाया है सर 750 रुपया, 750 रुपया 4% दर पर। कितना दिन के लिए लगाया कोई पता नहीं है, तब मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 प्लस फिर लगाया है 700 रुपया, 700 रुपया एरा लगाया है 5% दर पर। कितना दिन के लिए लगाया मालूम नहीं है, बटा 100, और यही दोनों कुल मिलाकर के 195 रुपया ब्याज दिया है। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो नहीं है, 25 चौ 100 काट दीजिए और 25 तिया 75 काट दीजिए, नहीं है तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब बाबू ये आ गया 30T और ये आ गया 35T, तो टोटल हो गया 65T बराबर 195। तो 65 से भी कटवे करेगा 3 बार में, तो आपका आंसर हो गया 3 साल। देखिए अगर इसमें रेशियो लगाते तो कैसे लगाते, ध्यान दीजिएगा। हम अभी बता करके गए हैं कि अगर समय अगर बराबर है तो साधारण ब्याज जो डिपेंड करेगा वो मूलधन और दर के गुणनफल के अनुपात पर डिपेंड करेगा। तो इसका देखिए सर, मूलधन था 750 और दर 4% था, अनुपात ये जिसका मूलधन 700 था और दर 5% था। देखते हैं तो 5 से काट दीजिए, 5 से 15 पचे 75, और इसको काट दीजिए 25 से, 25 सते 75 से, तो 25 सते 75 से 25 छक 150, यही होना चाहिए। अब कहता है कि टोटल ब्याज 195 मिला है। हम नहीं बोलेंगे तो 9 7 16। हम लोग से पूछा गया है कि कितने समय के लिए दिया गया, नहीं सर समय अगर पूछ रहा है तो उम्मीद तो कम है कि इससे निकल सकता है। अगर ब्याज वगैरह अगर दर और पूछता, ब्याजे अगर पूछ देता तब भले निकल जाता कि 750 रुपये पर कितना ब्याज दिया और 700 पर कितना ब्याज दिया, तब एक बार 6 से गुना और एक बार 7 से गुना कर देते। लेकिन यहाँ से समय पूछ रहा है, समय इससे निकालना संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि 14 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े, सेंटीमीटर में है, एक आयत को इसकी लंबाई के परिगत घुमाया जाता है तो इस प्रकार निर्मित आकृति का आयतन क्या होगा। गौर से इसको समझिएगा सर, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिएगा एक आयत है, दुलारा सा प्यारा सा एक आयत है, इसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। इसको चौड़ाई के परिगत मैं समझाना चाहता हूं थोड़ा एक एग्जाम्पल के जरिए। देखिएगा सर, ये आयत है। अब अगर ये आयत है तो ये इसका लेंथ है, लंबाई है, और ये इसका चौड़ाई है। ये लंबाई 14 है, ये लंबाई कितना है 14 है, और ये चौड़ाई 4 है। तो चौड़ाई के अनुसार ना है, लंबाई के अनुसार घुमाया गया है। तो दो चीज पूछता है सर, लंबाई के अनुसार और चौड़ाई के अनुसार। तो बच्चा बड़ी कंफ्यूज होता है, तो जरा गौर से सुन लीजिएगा। अगर लंबाई के अनुसार अगर घुमाया तो लंबाई मुड़ना चाहिए, सुन रहे हैं ना। अगर चौड़ाई के अनुसार घुमाया तो चौड़ाई मुड़ना चाहिए, माने जिसके अनुसार घुमाएगा वो मुड़ना चाहिए। समझ गए, इसका सबसे बेस्ट थ्योरी ये है कि जिसके अनुसार घुमाएगा उसको मुड़ना चाहिए, माने वो घुड़ जाना चाहिए। अब अगर लंबाई के अनुसार कहता है तो बच्चा जानते हैं क्या कर देता है कि लंबाई के अनुसार कहा तो लंबाई को ऐसे मोड़ देता है। तो जरा सा आप देखिए तो गौर से कि अगर इसको ऐसे मोड़िएगा तो सर लंबाई कहाँ मुड़ा, लंबाई तो सेम रह गया, मुड़ गया ही चौड़ाई। देखिए तो चौड़ाई मुड़ गया है। तो लंबाई के अनुसार कहता है तो ऐसे मोड़ना पड़ेगा न, ऐसे मोड़ना पड़ेगा। ऐसे मोड़ेंगे तो देखो तो बाबू चौड़ाई जैसे था वैसी रह गया और लंबाई देखिए तो घुल मुड़िया गया कि नहीं। तो जिसके परिगत कहेगा उसको मोड़ देना है हम लोग को। तो लंबाई के अनुसार कहा है तो ये हर हाल में मुड़ना चाहिए। तो ये मुड़ करके एक ऐसा आकृति का निर्माण करेगा, ऐसा। तो देखिए तो सर चौड़ाई जितना था उतने रह गया है और लंबाई अब मुड़ गया है। तो इसको अगर मोड़िएगा, ये 14 को अगर ऐसे मोड़िएगा तो ये परिधि में बदल जाएगा सर। देखिए तो ये 14 घोल मुड़िया करके यही ने आ गया है और इसी को ने परिधि कहते हैं हम लोग। माने कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 2 पाई r बराबर 14,
तो ये कट जाएगा 7 बार में, तो r बराबर लिखेंगे 7/पाई, और पाई के मतलब 22/7, तो ये रो ऊपर भेज दिए, माने r बराबर आ गया 49/22। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है बाबू कि बताइए इससे निर्मित आकृति का आयतन बताइए। अब देखिए तो सर यहाँ ये भी नहीं बोला कि मोड़ने के बाद कौन सी आकृति का निर्माण होगा। आप गौर से देखिए, यह चीज आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मोड़ दिया जाए तो कौन आकृति बनेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मोड़ने से जिस आकृति का निर्माण होता है वो आकृति बेलन कहलाती है। तो सर बेलन का आयतन हम लोग से पूछा गया है, और बेलन के आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर माने 49/22, 49/22, h का मतलब 4, तो एगो 22 से एगो 22 कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ से आंसर आ रहा है पॉइंट में, और पॉइंट में दे नहीं रहा है। लगता है कहीं मिस्टेक कर दिए हम लोग क्या बाबू, परिधि में बदल जाएगा। तो परिधि बराबर होता है 2πr, कहीं ना कहीं तो गलती किए हम लोग, पाई r स्क्वायर h, सब चीज़ तो ठीक है। 1 मिनट, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं। अब ज़रा सा एक बार फिर से चेक कीजिए। कहता है कि एक आयत को सब तो सही है, कहीं तो गलत नहीं है। 14 मीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को इसकी लंबाई के परिगत घुमाया जाता है। इस प्रकार निर्मित आकृति का आयतन बताइए। पाई का मान 22/7। बनल तो सही है यार, कहीं गलत नहीं है। ये यहाँ से घूर करके परिधि में बदल जाएगा। परिधि बराबर होता है 2πr, तो इस कट जाएगा 7/पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा तो 7 7 49, 49/22। बनल तो सही है। हम लोग से पूछा गया है कि बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन होता है सर पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब 49/22, 49/22, h का मतलब 4, 22 से 22 कट जाएगा, 7 7 49 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, माने इसका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 गुने 49/11। इसको गुना करेंगे तो 14 नंबर 26 से हाथ में 12, और 14 चौके 56 और 12 68/11, 11 छक 66, यही सेंटीमीटर क्यूब में, यही इसका कुछ आंसर आएगा। बनल सही है, ऑप्शन है उसका गलत दिया हुआ है, और नहीं तो फिर कहीं डिजिट में गलत होगा, लेकिन उम्मीद तो नहीं है, कि बना हुआ एकदम सही है। इसको नोट कीजिए आप लोग, बाकी फालतू टेंशन नहीं लीजिए, बना हुआ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अपना तो देखिएगा, कहीं हो सकता है हमरे से मिस्टेक हुआ होगा, फिर दिमाग में बात नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये तो 100% श्योर है कि बना हुआ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। समय काम का प्रश्न है। मनीष अकेले काम को 60 दिन में करता है और अनिकेत उसी काम को अकेले 75 दिन में करता है। मनीष अकेले एक काम को 60 दिन में करता है, अनिकेत उसी काम को अकेले 75 दिन में करता है। फिर कहता है विजय की मदद से तीनों मिलकर काम को 25 दिन में करता है। विजय कहने का मतलब हुआ कि मनीष, अनिकेत और विजय तीनों की मदद लेकर के 25 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 300, माने कि पूरी काम हम लोग के पास 300 है। यही 300 काम को हम लोग को हर हाल में करवाना है। क्वेश्चन किया गया है सर कि इस काम को विजय अकेला समाप्त करने में कितना दिन लेगा। तो विजय की अगर टाइम निकालना है और टोटल वर्क 300 है, तो विजय का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो जरा सा गौर कीजिए सर कि यहाँ से इफिशियंसी इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा। अब बताइए कि तीनों मिला के क्षमता 12 है और ये दोनों मिला के क्षमता 9, तो विजयिया की क्षमता 3 हो जाएगा। अब टोटल काम है 300 और इसको विजय से करवाना है, तो 3 से भागा दे देंगे, विजय इस काम को 100 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसान प्रश्न है, थोड़ा जल्दी खींच देते हैं। कहता है 40 विद्यार्थी के कक्षा में लड़का और लड़की का अनुपात 2:3 है। लड़का है और लड़की है। टोटल स्टूडेंट 40 से देखिए, इसका जरूरी पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं यूज करेंगे।
मिश्रण का नियम आप लोग जानते हैं सर कि अलग अलग तब तक अलग अलग, अब मिला के तो कहाँ बीच में। क्वेश्चन किया है कि इसका संख्या 2:3 में है, मानी लड़का 2 गो है और लड़की कै गो है, 3 गो है। फिर कहता है कि पूरी कक्षा का औसत 66 है। पूरी कक्षा कहने का मतलब सब मिला करके, तो सब मिला करके जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। फिर कहता है कि लड़का का औसत प्राप्तांक 60 है, तो लड़की का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जरा गौर कीजिए तो ये दोनों घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 6, तो सर 3 दूना 6, एरा से 2 गुना है तो एरो से 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 4 होगा। अब आप लोग जानते हैं बाबू कि बीच वाला वैल्यू जो होता है एगो से बड़ा होता है और एगो से छोटा होता है। तो जरा गौर कीजिए आप कि एरा से तो ये बड़ा हो गया, तो यहाँ वाला मान से ये छोटा हो जाएगा। तो सर यहाँ वाला मान से छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, 4, यानी कि यहाँ वाला मान को हमको 70 रखना पड़ेगा और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% दर पर निवेश की जाती है। परिपक्व होने पर यह राशि 744 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी, माने मूलधन पूछा गया है। तो सर समय 3 साल है, जरा देखिए ध्यान से, समय 3 वर्ष है, दर 8% है, तो बाबू टोटल ब्याज जो होगा से 8 × 32 होगा, क्योंकि अभी हम आप लोग को बता करके गए हैं कि साधारण ब्याज कभी कम बेसी नहीं बढ़ता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। आगे कहता है कि 744 रुपया हो जाती है, तो हो जाती है, हो गया, हो जाएगा, इस प्रकार से अगर उच्चारण अगर किसी वैल्यू के अंत में अगर करता है तो वो वैल्यू 99.99% मिश्रधन ही कहलाता है। तो सर ये 744 रुपया मिश्रधन है और हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, तो किताब कहता है कि मिश्रधन 744 है और हम नहीं देख रहे हैं तो ब्याज 32 है, तो मिश्रधन 132 होगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो अपने आप में 100% होगा और ब्याज कितना है 32, तो मिश्रधन 132। और हम लोग से पूछा गया है कि इसका मूलधन बताइए, ये कट जाना चाहिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में। 3 वर्ष के लिए 8% निवेश की जाती है। परिपक्व होने पर यह राशि 744 रुपया हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। 6 बार में ये कट रहा है, 6 दूनी 12 नहीं, 6 बार में तो नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 बार में तो और नहीं कट रहा है, 8 बार में, 5 बार में कट ही नहीं रहा है, 4 बार में कट ही रहा है, कटवे नहीं करेगा, तो इसका आंसर पॉइंट में आना चाहिए। परिपक्व होने पर यह राशि 744 रुपया हो जाती है, तो कहता है कि बताइए ये निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो सर कट उठ तो रहबे नहीं किया है, वो अच्छा, हम लोग गलती कहीं ना कहीं जरूर किए हैं लगता है। वो अच्छा 3 वर्ष से 8% दर है, तो 8 × 24 से ब्याज होगा, ओ तो 24 होगा तो 124 हो जाएगा बाबू। अब देखो ये कट रहा है 6 बार में, तो 6 बार में कट रहा है तो मूलधन हो जाएगा 600 और यही आपका आंसर है। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी ध्यान भटक जाने से गलत हो जाती है, इसको अदरवाइज निगेटिव मत लीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इसको मैंने कल भी बताया था आप लोग को, समभाजक की संख्या, अगर जो नहीं देखे हैं वीडियो को देख लीजिएगा जा करके। समभाजक की संख्या, और कल ही हम बोले थे सर कि आने वाला समय में विषम भाजक भी पूछ सकता है, आवाज देखिए विषम भाजक पूछ दिया है। कहता है कि 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, 5 के पावर 6 और 7 के पावर 3 में विषम भाजक की संख्या कितनी है। तो आप लोग को याद होगा, मैं कल बताया था कि विषम भाजक कहेगा तो सम संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है। तो एक ही गो अकेला एरा में सम संख्या 2 है सर, तो 2 से मतलब नहीं रखना है और बाकी जो बचेगा उसका पावर 1 बढ़ा करके गुना कर देना है। तो 4 के बदले 5, 6 के बदले 7, 3 के बदले 4, तो 7 बचे 35, 35 चौके 140 और यही आपका दुलारा सा प्यारा सा और कमीना भी यही आपका प्रश्न है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन कहता है बाबू कि 36 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 120 मीटर लंबी सड़क बनाती है। एक फार्मूला आप लोग को पढ़ना है, MDH/Q M1 D1 H1/Q1। मानी कि जो मैन रहेगा, मशीन रहेगा, दिन रहेगा, घंटा रहेगा, उस सबको ऊपर लिखेंगे और जो क्वांटिटी रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो क्वांटिटी में आता कौन कौन है? तो क्वांटिटी में सर आ जाता है रुपया पैसा, वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, काम, ये सब जो है से क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे चुनना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि आखिर कौन कौन ऊपर रहेगा और कौन कौन नीचे रहेगा। तो आप लोग देखिए, मैन, दिन, घंटा, ये सब ऊपर, और जो मैन नहीं हो सकता, दिन नहीं हो सकता, घंटा नहीं हो सकता, वो क्वांटिटी होगा। तो क्वेश्चन किया है कि 36 आदमी, तो आदमी तो ऊपर रहेगा, 8 घंटे काम करके 6 दिन में 120 मीटर लंबा सड़क बनाता है। तो हम अभी ये बताए थे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर रहता है तो सब नीचे लिखाता है। फिर कहता है कि यदि यह निर्माण कार्य 6 व्यक्ति और जुड़ जाए, तो पहले से 36 गो था, अब 42 आदमी हो जाएगा। 4 घंटे प्रतिदिन काम करने की क्षमता को ही बढ़ा दिया जाए, तो पहले 8 करते थे तो अब 12 कीजिएगा। फिर कहता है 9 दिन अधिक कार्य हो, तो पहले 6 होता था, अब 9 दिन अधिक तो 15। तो कहता है कितना मीटर लंबा सड़क बनेगा? अब तो अभी हम लोग को मालूम नहीं है सर, तो अब इसको काट छाट करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 15 8 20 से ये तो कट रहा है, 12 तिया 36, 3 पचे 15, 6 सते 42, और इसको गुना कर दीजिए। 15 सते 75 से 105 गुने 5 बराबर 525, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, 64 नंबर। अगला क्वेश्चन सर लॉग से है। कहता है कि लॉग 10 के पावर 2 का मान a है। फिर कहता है कि log 10 के पावर 3 का मान b है। तो हम लोग से पूछा गया है कि log 10 के पावर 128/15 का मान निम्न में से कौन होगा। सर जरा सा गौर करो आप कि लॉग का नियम है कि अगर प्लस में है तो गुना में लिखा जाएगा, और अगर माइनस में रहेगा तब भागा में लिखा जाएगा। दूसरी बात, जब माइनस में रहेगा तो भागा में लिखा जाएगा, तो जब भागा में है तो माइनस में लिखा जाएगा। माने कि हम लोग को इसको ऐसा तोड़ना है कि 2 भी दिख जाए और 3 भी दिख जाए। जब तक 2 और 3 दोनों नहीं दिखेगा तब तक मान बिठाना संभव नहीं है। तो सर इसको पहले भागा में लिखेंगे हम लोग। तो log 10 to the power 128, भागा वाला को माइनस में, log 10 to the power 15 को लिख देते हैं सर 30/2। अब ये लिखाता है बाबू कि log 10 के पावर 2 के पावर 7 माइनस, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे log 10 के पावर 30 माइनस log 10 के पावर 2, ऐसा लिखा जाएगा इसको। अब ये 7 पीछे नहीं आगे आ जाएगा, तो 7 log 10 के पावर 2 माइनस, इसको लिखेंगे 10 तिया 30, 10 तिया 30, तो 10 तिया 30 लिखेंगे तो ये log 1 हो जाएगा। ये तो log 10 के पावर 10 प्लस log 10 के पावर 3, 10 तिया 30 बाबू, 10 तिया 30 गुना में, तो गुना वाला को प्लस में, माइनस log 10 के पावर 2। अब आप लोग जानते हैं सर कि इसका मान 1 होता है, तो जरा सा गौर से देखिए कि log a के पावर 2 का मान, ब्रैकेट लेना पड़ जाएगा, ऑप्शन टैली नहीं करेगा, ब्रैकेट लेना पड़ जाएगा, तो पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, तो पढ़िए अगर जाएगा तो ये तो फिर माइनस में हो जाएगा। चले रे घेर ला के हटाइयो, माइनस में हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे। चलिए पहले मान रखते हैं 7a, इसका मान a दिया हुआ है प्रश्न में, माइनस, पहले इसी रह दे 1
प्लस इसका मान b दिया हुआ है और इसका मान a दिया हुआ है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7a और प्लस एगो a, ये हो जाएगा 8a, आई माइनस हो जाएगा तो माइनस b, आई माइनस हो जाएगा तो -1। और यही आपका दुलारा सा प्यारा सा कमीना कुत्ता यही प्रश्न है। आप लोग को लॉग पढ़ाए थे हम और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा। काहे कि सर लॉग से कम 300 प्रश्न है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यही चीज़ हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि लॉग भी पिछला रेलवे पूछा है। आप देख लीजिए उलट करके, आपके सामने आज ये प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके पैकेज में उपलब्ध है पहले से, समझे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिश कीजिए समझने का। काहे कि सर ये सब एक ऐसा टॉपिक है ना कि जब तक इसका थ्योरी नहीं जानिएगा, जब तक इसको पढ़ल नहीं रहिएगा, तब तक इसको समझ पाना संभव नहीं है। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। भागा में है सर, तो भागा वाला को माइनस में लिखते हैं। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसको 30/2 क्यों लिखे हैं। तो बाबू 30/2 अगर नहीं लिखेंगे तो 15 में आ जाता है 5 तिया 15। तो 3 तो log 3 का मान तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन log 5 का मान कहीं दिया हुआ है, फिर ऑप्शन मैच ही नहीं करता। तो इसका तरीका है बनाने का कि जो वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है उसी में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश किए log 2 और log 3 में तोड़ने का। और जैसे ही इसको 30/2 लिखे हैं तो ये 10 तिया 30 हो गया गुना में, तो गुना वाला देखिए प्लस में लिखा गया, ये माइनस जैसे था वैसी रह गया। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, इसका मान 1 होता है, 1 लिखा गया, इसका मान b दिले b लिखा गया, इसका मान a दिले a लिखा गया। एक स्टेप और मैं करिए देता हूँ। अगर ब्रैकेट को हटाइएगा तो 7a - 1 - b प्लस a। अब देखिए 7a एगो a यहाँ, तो ये हो जाएगा 8a माइनस b और -1, यही आपका आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अरे दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। चलिए देखिएगा, 69 से पहले एक है, ध्यान दो बाबू। कहता है 48 मीटर और 18 मीटर की 2 रस्सियां को समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, गौर से पढ़िए उसको। कहता है कि टुकड़ों की लंबाई अधिकतम, तो हम कल भी बताए थे सर कि अधिकतम की बात करेगा तो HCF निकलेगा। तो निकाल दीजिए HCF, 48 और 18 का HCF 3 हो जाएगा। अरे 16 तिया 48 और 9 तिया 6 तिया 18 और होगा जी, और होगा 6 बार में, तो 6 तिया 18 और 8 48, मान इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो कभी भी बड़ा से बड़ा की बात अगर करता है तो HCF निकालिए। ध्यान दीजिएगा, 48 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। 18 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18। आप लोग जानते हैं कि HCF वो होता है जो दोनों में मिलता है। तो एगो देखिए दोनों में मिल रहा है और एगो 3 दोनों में मिल रहा है, तो HCF 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 69। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक रेलगाड़ी हर 6ठे स्टेशन पर रुकती है और दूसरा रेलगाड़ी से हर 8वें स्टेशन पर रुकती है। एगो हर 6ठे स्टेशन पर रुकेगी, एगो हर 8वें स्टेशन पर रुकेगी। तो दोनों कहाँ रुकेगी, जहां इसका LCM होगा, तो LCM 24 हो जाएगा। दोनों रेलगाड़ी कहाँ मिलेगी, तो जहां इसका LCM होगा। अब कहता है कि 400 स्टेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी कितनी बार रुकेगी। तो भैया 400 में 24 से भागा दे दीजिए, तो 24 से कम 24, 10 में से 4 गया 6, 160, 24 बचे 20 से 24 छक 44 से 6 बार में लगेगा 144, 10 में से 4 गया 6, 1, और जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये रेलगाड़ी कितने बार रुकेगी, 16 बार। चलिए आगे बढ़िए। रिमाइंडर से मतलब इसलिए नहीं है कि कहता है कि रेलगाड़ी 400 स्टेशन पर के बाद अपनी यात्रा समाप्त करती है, तो अंतिम गंतव्य को छोड़कर दोनों मार्ग को कितने बार रुकी होगी। माने कि कितने बार रुकने का मतलब है कि कितने बार ये दोनों रेलगाड़ी एक जगह मिली होगी। तो एगो 6 स्टेशन पर रुकती है, एगो 8 स्टेशन पर रुकती है, 8 के बाद रुकती है।
तो दोनों जैसे ही 24 आएगा वहाँ पे दोनों गाड़ी मिलेगी। टोटल स्टेशन 400 है, तो मिल करके कितनी बार रुकेगी? 16 बार। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आ जाइए। अब अगला कहता है कि एक बैग की कीमत 234 रुपया है और एक छाते की कीमत 408 रुपया है। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित संख्या में बैग खरीदती है तो बैग का कीमत मान लीजिए B और एक बैग का कीमत 234 है प्लस छाता का कीमत 408 है और 2 गो छाता खरीदी है तो 408 बराबर 3858 रुपया टोटल कीमत हो जाता है। कुछ बैग का मतलब एक्स बैग, तो हम लोग एक्स न मान करके B मान लिए हैं। 2 गो और खरीदिए छाता, एक छाता का कीमत इतना है तो 2 गो का इतना, तो इसको गुना करके उन्हें घटाइए तो ये हो जाएगा 234 बैग प्लस 8 दूनी 16 1 4 दूनी 8 बराबर 3858। इसको उधर लेके घटा दीजिए तो इधर बच जाएगा 234 बैग बराबर 6 में से 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 30 42। अब 30 42 बचेगा सर, तो ये देखिए का ये मैच कर रहा है 13 से करेंगे तो 4 तिया 12 यानी B बराबर 13 और यही आपका आंसर है। कैलकुलेटिव प्रश्न था और कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन आइएगा, कहता है 2 कार एक स्थान पर पहुंचने के लिए 45 और 60 के स्पीड से चलती है। यदि एक कार दूसरी कार से 5 घंटा कम समय लेती है तो दोनों रास्ते का दूरी क्या है? मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस बराबर S1 गुणे S2 चालों का गुना बटे चालों का अंतर गुणे समय बटा 60। समय अगर मिनट में रहेगा तो 60 से भागा देंगे, अब अगर मिनट में नहीं रहेगा घंटा में रह गया तो 60 से भागा नहीं देंगे। तो 2 गो चाल दिया हुआ है सर 45 गुणे 60, 45 गुणे 60, चालों का अंतर 15 और समय ऑलरेडी घंटा में दिया हुआ है तो 60 से भागा देने की जरूरी नहीं है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 900 किलोमीटर और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन है, ये सब बेसिक प्रश्न है, इस सबको हल करते रहिए। कहता है 2 परिमेय संख्या का योग 7 है। एक संख्या माने पहली संख्या, जैसे मान के चलें कि 2 गो संख्या है x प्लस वाई और इसका योग है -7। एगो देल है -12/5, तो दूसर की हम लोग से पूछा गया है तो इसको भी उधर लेके घटा देते हैं तो y बराबर हो जाएगा -7 प्लस 12/5। हाँ माइनस से प्लस हो जाएगा तो 7 बचे 35, 35 में से 12 गया, 35 में से 12 गया तो -23/5 और इसको भागा दीजिएगा तो -4 × 3/5 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए सर, दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप से रहता है और मैथ में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बैंकिंग में पहले ज़्यादा पूछा जाता था। इस क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता है सर, इस क्वेश्चन में अनुमान लगाया जाता है कि 2 गो जो कथन दिया हुआ है, पहला कि z बराबर 7x + y, देखिएगा z बराबर 7x + y और दूसरा कथन है x बराबर 3 + y, y बराबर -2। ठीक है, अब इसमें खाली अनुमान लगाना है क्योंकि हम लोग से z का मान पूछा गया है, तो इसमें खाली अनुमान लगाना है कि जो मान हमसे पूछा जाता है वो मान खाली 1 से दिया जा सकता है कि खाली 2 से दिया जा सकता है कि दोनों से नहीं दिया जा सकता है कि दोनों को मिला करके दिया जा सकता है। अब जरा गौर कीजिए सर कि z का मान पूछा है तो z तो इस इक्वेशन से निकलेगा। अब z का मान निकालने के लिए x और y दोनों का मान चाहिए, तो y का मान यहाँ दिया हुआ है। अगर हम y के मान को यहाँ रखते हैं तो x का मान निकलता है, फिर x का मान हम यहाँ रखेंगे और y का मान यहाँ रखेंगे तब z का मान निकलेगा। माने कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन का यूज कर रहे हैं हम लोग, और जब दोनों का यूज कर रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा C, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है। ओके, अब इसको जो बनाता है 1 नंबर गधा है, ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है बस खाली दिमाग लगाइए कि जो हमसे पूछा गया है वो खाली एक इक्वेशन से दे सकते हैं या दोनों से दे सकते हैं। अगला प्रश्न आइएगा सर, अगला प्रश्न है बाबू कि 2.4 3.2 और 16.0 है, तेरा 16 लिख दीजिए का मासा ज्ञात कीजिए।
लिखिए दो 0। पहले पॉइंट हटाइए, तो 24/10, 32/10 और 16/100। इसका नियम है पॉइंट वाला एलसीएम निकालने का कि ऐसा गुना कीजिए कि नीचे वाला तीनों हट जाए। तो आप लोग कहिएगा कि सर जब वैसन बात है ये है तो 100 से गुना कर दे ने माट 100 हट गए, इहू हट गया, इहू हट गया, तो ये आ गया 240, ये आ गया 320 और ये आ गया 16। जो रिजल्ट आएगा उसका HCF निकाल दीजिएगा सर, जो रिजल्ट आएगा उसका HCF निकाल दीजिएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 80, HCF 80 होगा। HCF पूछा है, मौसा ज्ञात कीजिए। 8 होना चाहिए, 8 जरा सा चेक कर लेते हैं यार, जरा सा डाउट है तो चेक कर लेते हैं। इसको लिखेंगे बाबू कि 10 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। 10 को भी तोड़िए देते हैं, 2 और 5 में। इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 25, ठीक है। उसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। ये सब में मिल रहा है, 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 ठीक। अब देखिए सर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और तो कोई नहीं सब में मिल रहा है, तो HCF 16 आ जाएगा। और जितना से आप गुना किए थे उतने से लास्ट में भागा दे दीजिए। इसका आंसर गलत है सर, 0.16, ये आपका आंसर सही आएगा। हाँ, अगर ऑप्शन में 0.16 नहीं है तो आप 0.8 भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिएगा, शायद आज के सेट का लास्ट प्रश्न हो ये। कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसका आंसर 8 भी मिलाया जा सकता है, समझें कैसे। लेकिन सर वो तरीका गलत है, मिलाया तो जा सकता है लेकिन वो तरीका गलत है, हर जगह फॉलो नहीं कर पाएगा वो, समझे। तो फिर हमको मत बोलिएगा कि सर गलत पढ़ा दिए है। देखिएगा 2.4 है, 3.2 है और 16.1 है, तो हटाइए नहीं, 0 है तो इसको हटाइए। इसको लिखेंगे बाबू 24/10, इसको लिखेंगे 32/10 और इसको लिखेंगे 16/1। इसका निकालना है HCF। तो HCF का तरीका होता है कि ऊपर का HCF और नीचे का LCM। तो ऊपर का HCF निकालिएगा तो 8 आएगा और नीचे का LCM 10 आएगा, 0.8। और ये हर पॉइंट वाला में ये फॉलो नहीं करेगा, समझे। तो आंसर दे देता है, किसी तरह से वो गलत बात है इस तरह से करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं सर कि सेट वाला ज़्यादा विद्वान नहीं होता है, उसको भी बेचारा टाइपिंग उपिंग करने में मिसप्रिंट होता है। अगला देखिएगा, आज के क्लास का शायद लास्ट प्रश्न है ये। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी होगा कि जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसका सभी भुजा बराबर हो और इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करती है। कहता है कि इसकी भुजा की लंबाई 7 है, ये भुजा 7 मान लिए, इनमें से एक विकर्ण 10 है, तो मान लीजिए कि 10 है तो ये 5 क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जहाँ पे विभाजित करता है उसको 2 बराबर भागों में काटता है। अब बताइए सर कि ये 7 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग आधार स्क्वायर बराबर जानते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, बोलो ना बाबू, अंडर रूट। ये हो जाएगा 7 7 49 और 5 5 25, ये घट जाएगा तो 14 नहीं 24 हो जाएगा, हाँ 24। ये हो जाएगा अंडर रूट 24, तो इसको लिखेंगे 2√6, क्योंकि 24 को लिखते हैं हम लोग 6 चौके 24, तो 6 चौके 24 लिखेंगे तो 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा,
लेकिन 6 का वर्गमूल नहीं होगा। माने कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई है 2√6, तो पूरे लंबाई पूछा है तो ये भी 2√6 हो जाएगा। तो 2√6 यानी आपका आंसर हो जाएगा 4√6 और यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देखिए लेते हैं। कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है 15 सेमी और 20 सेमी त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त में सबसे बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त पर एक स्पर्श जया है, तो जीवा की लंबाई बताइएगा। एक ही केंद्र पर 2 वृत्त है बाबू, एक केंद्र है, एक वृत्त ये है और इसी पर एक और वृत्त है। ध्यान दीजिएगा इसको। कहता है कि 15 सेमी और 20 सेमी त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त की जीवा, माने कि एक इसका जीवा है, ठीक। बड़े वाले वृत्त का रेडियस 20 है और छोटे वाले वृत्त का रेडियस 15 है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम लोग से पूछा गया है कि जीवा की लंबाई बताइए। तो सर जीवा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। माने कि यहाँ से यहाँ तक जो लंब डाले हैं ये जीवा को 2 बराबर भागों में, ये वाला BC और AB दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में हम लोग। ये केंद्र वो है, तो लिखेंगे आधार यानी कि BC बराबर √20 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर √400 माइनस 225 बराबर, ये घट जाएगा तो 175 बच जाएगा। 175, तो 175 को लिखते हैं 25 सते 75 से, यानी 5√7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गया 5√7, तो ये भी 5√7 होगा। तो पूरे जीवा की लंबाई पूछा है तो 10√7 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। चलिए सर, आज का क्लास समाप्त। आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी प्रश्न बताता हूं सर, सारे क्वेश्चन को एक बार गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर आने वाले कल के एग्जाम के लिए ये सबसे बेटर साबित होगा, सबसे बेस्ट साबित होगा। दूसरी बात, रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 चीज़ पे फोकस कीजिए। काहे कि सर समय ज़्यादा बचा हुआ नहीं है और हम जानते हैं कि आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि सर आप लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाबू, कहीं ना कहीं तुम अपने घर के वो चिराग हो कि अगर इस बहाली में, इस ग्रुप डी में अगर आपका दीपक अगर जल गया तो सर आपका पूरा घर से लेकर के पूरे परिवार तक इंजोला हो सकता है। इसलिए आप लोग सर जम के मेहनत कीजिए, कम से कम अपने मम्मी पापा को के लिए कम से कम मेहनत कीजिए और पैसा को बर्बाद मत कीजिए, उसको अच्छे से उपयोग कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में सर वही आपका एक सच्चा जीवन साथी बनेगा। तो चलिए ठीक है सर, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। पढ़िए आप लोग। थैंक्स, गुड नाइट, बाय।